नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने ये कहा है कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। ये बड़ी बात जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। साथ ही सत्ताधारी बीआरएस पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने यह कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल जो है वो तेलंगाना में देखा जा सकता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टी मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती है। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस, वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर बरसे हैं। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से सीएम योगी ने बीआरएस को जवाब दिया, तो वहां मौजूद जनता ने भी सीएम योगी का साथ दिया। तेलंगाना श्री रामोडी नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश నుండి తెలంగాణ సోదరులకు సాదర వందనాలు। సోదరి మనులారా అందరికీ నమస్కారం। भाइयों बहनों, श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आकर के आप सभी तेलंगाना के भाइयों और बहनों से मिलकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, श्री द्रक्षरामम के रूप में त्रैलिंग के आशीर्वाद से वसिंचित तेलंगाना की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, तेलंगाना में आकर के आप सभी से संवाद करना मेरे लिए अत्यंत सुखद है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मेहनतकश किसान, नौजवान और उन सब की विनम्रता और सज्जनता हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरक ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे लिए अफसोसजनक है कि तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए जिन लोगों के सहयोग से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, आज केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार यहां की जनता का शोषण का कारण बन चुकी है, यहां की अराजकता का कारण बन चुकी है। एक ऐसा राज्य जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त किया है, वह अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहां के एससी, एसटी, ओबीसी और यहां के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना राज्य के लिए 1969 में 1969, 2001 से लेकर के 2014 2014 तक चले लंबे आंदोलन के फलस्वरूप तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था, निल्लू, निधुलो और न्या माकालू, लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किए गए वादों को ही भूल गए। जब तेलंगाना बना था भाइयों बहनों, तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति, यानी बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति और यह यहां के नौजवानों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहां पर धोखा करने का कार्य कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और ये कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी समेत तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको उनके हकों से वंचित रखने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि बीआरएस रच रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी और बीआरएस कर रही है। ये गंभीर आरोप सीएम योगी ने लगाए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया बल्कि तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद में दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति रखा और ये कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नंबर 1 है। के चंद्रशेखर राव जो कि मुख्यमंत्री हैं और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं उसको लेकर भी हमला सीएम योगी ने बीआरएस पर बोला और ये कहा कि तेलंगाना आज 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है और बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति है। सीएम योगी ने किस तरीके से बीआरएस को लेकर जवाब दिया है, किस तरीके से जनता के सामने दरअसल जो भ्रष्टाचार बीआरएस के शासनकाल में तेलंगाना में हुए हैं वो जनता के सामने रखे हैं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया।
55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया। 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों वहां पर 6 लाख गरीबों, 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है। और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है। यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरी अब तक दे दिए हैं। और भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र 4 लाख नई नौकरी भी इनके माध्यम से आ रही है। फुल प्रूफ व्यवस्था है, सभी लोगों को इसके लिए लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस से जो विधायक चुने गए थे, वे बीआरएस का सपोर्ट कर रहे थे और उनका एक विधायक मंत्री भी बन गया था। एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है, और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। MIM आप देखते होंगे ना, वह भी कॉमन है दोनों, जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। और उनके कारण आज तेलंगाना यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेके आइए और तेलंगाना में लेकर आकर के निजामशाही से मुक्ति दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। यह भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान बढ़ा है, यह भारत जिसने वैश्विक मंच पर 142 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाया है, यह भारत नया भारत है जिसमें सम्मान भी है तो सीमाओं की सुरक्षा भी है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। भारत आज के दिन पर छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। आज यह भारत है, नया भारत। तो जाहिर तौर पर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों में कुछ ही दिन बाकी है। 30 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है। तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा वक्त में वहां पर भारत राष्ट्र समिति जो है वो सत्ता में है। जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी सीएम योगी ने हमला बोला है और ये कहा है कि बीआरएस यहां के युवाओं
किसानों और महिलाओं को धोखा दे रही है, ये भी सीएम योगी ने कहा। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार जो है तेलंगाना में वो चरम पर है, जहां एक तरफ बीआरएस और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। लगातार ये सियासी जंग जो है वो अब त्रिकोणीय मुकाबला होता कहीं ना कहीं तेलंगाना में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जाति कार्ड वहां पर खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दरअसल चंद्रशेखर राव की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें यह कहा कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे, बीजेपी ने तमाम वादे पूरे किए हैं। और ये उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो सीधा टीआरएस और बीआरएस में जाएंगे। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पिछले 10 साल में बीआरएस का एकमात्र उद्यम भ्रष्टाचार रहा है। पासपोर्ट घोटाला, शराब घोटाला, मियापुर भूमि घोटाला, कालेश्वरम परियोजना घोटाला और भी बहुत सारे घोटाले हैं। लिस्ट का अंत नहीं है, ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग जान चुके हैं कि बीआरएस ने राज्य में घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। साथ ही मुसलमानों के लिए जो आरक्षण वहां पर दिया गया है, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसके बजाय पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस आरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी जो है वो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीआरएस सरकार पर हमलावर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये त्रिकोणीय मुकाबला जीतता कौन है। क्या बीजेपी जो लगातार वहां पर ये कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए, बीआरएस को जनता जवाब देगी, तो क्या बीजेपी के जो वादे हैं, बीजेपी के जो दावे हैं, बीजेपी की जो बातें हैं, क्या उस पर तेलंगाना की जनता मुहर लगाएगी? क्योंकि ओवैसी को भी लगातार जो है बीजेपी जमकर घेर रही है। तो ओवैसी हो चाहे फिर बीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री राज्य के चंद्रशेखर राव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी हो, कुल मिलाकर ये तमाम विपक्षी दलों के नेता फिलहाल बीजेपी नेता, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके निशाने पर नजर आ रही हैं। लेकिन इन चुनावों का परिणाम क्या होगा, ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।